नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल देव जी के ट्रिक में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर भारतीय संविधान में आज पढ़ने वाले हैं राष्ट्रपति। अभी तक हमने जितने भी पार्ट बनाए हैं आपके भारतीय संविधान से, सभी पार्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो आपके टॉपिक वाइज यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सभी क्वेश्चनों के यहाँ पर टेस्ट लगाने वाले हैं। तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। चलते हैं यहाँ पर आपका राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। और आपके एग्जाम में देखा जाए, कोई भी एग्जाम आपका होता है राष्ट्रपति से तो 100% आपका एग्जाम में आता ही है। चलते हैं, आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है, तो किस प्रकार से होता है यहाँ पर आपका ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा, जो कि कह सकते हैं आपका डी नंबर, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। ठीक है, अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। और कौन कौन उन भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो लोकसभा भाग लेते हैं, राज्यसभा भाग लेते हैं, और आपके जो दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, अर्थात ये सभी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके भाग लेते हैं। और राज्यों के जो आपके कह सकते हैं कि राज्य में जो होते हैं आपके विधानसभा, तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, दिल्ली और पुदुचेरी की निर्वाचित सभी सदस्य ही भाग लेते हैं जो निर्वाचित होते हैं। ठीक है ना, समझ गए ना। तो अगले क्वेश्चन आपको मिलने वाले भी हैं। कह रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है तो किस प्रकार से करते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन राइट बी, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा किया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है ना, ऑप्शन राइट का बी हो जाएगा। निष्कर आपसे, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं, भारत के राष्ट्रपति चुने जाते हैं तो कहाँ से चुने जाते हैं। जो अभी हमने बताया था कि राज्यसभा, लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा आपके राष्ट्रपति का चुनाव होता है। ऑप्शन राइट आपका डी सही हो जाएगा। समझ में आ रहा है सबको। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन किया जाना चाहिए कम से कम, अर्थात जो भारत के राष्ट्रपति बनते हैं तो जब उम्मीदवार के लिए हस्ताक्षर कराए जाते हैं तो कितने उनके समर्थक हैं, कितने उनके प्रस्तावक होने आवश्यक है। तो कम से कम तो कितने होना चाहिए, तो ये हो जाएंगे आपके 50 निर्वाचकों द्वारा उनका समर्थक होना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के निर्वाचन में राज्य का मुख्यमंत्री मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता यदि, मतलब जो भारत का राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो मतदान करने के लिए पात्र नहीं होता है यदि वह क्या स्थिति में हो जब उनके मतदान नहीं कर सकता है, तो 38 का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी, अर्थात वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का है। तो आपको अभी मैंने बताया था कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा भाग लेते हैं लेकिन विधान परिषद नहीं भाग लेते हैं, क्योंकि विधान परिषद आपके राज्यों की उच्च सदन होती है जैसे यहाँ पर दिया गया है। तो विधान परिषद आपकी नहीं भाग लेती है। इसका मतलब आपका हो गया कि अगर मुख्यमंत्री है वो, और मुख्यमंत्री अगर आपका जो बना है वो उच्च सदन से संबंधित है तो आपका वो वोट नहीं दे सकता है। समझ में आ गया होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, अर्थात अगर आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो क्या जरूरी नहीं है आपके लिए। तो भाई सिंपल सी बात एक चीज़ है कि राष्ट्रपति का पढ़ा लिखा होना ये जरूरी नहीं है, अर्थात पढ़ा लिखा हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, अंगा छाप बन सकते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत, अर्थात कह रहा है एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु, ठीक है फिर से पढ़ लो, एक सांसद अथवा विधानसभा का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु यहाँ पर आपका जो सी नंबर है, परंतु निर्वाचित होने के तुरंत उपरांत अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। मतलब कि वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचित हो सकता है, वो कहीं का भी हो, कोई सी भी स्थिति हो, लेकिन जैसे ही वो कह सकते हैं कि निर्वाचित होने के लिए वो कह सकते हैं कि वो अपना निर्वाचन के लिए निर्वाचित होगा तो उसे अपना जो कह सकते हैं कि उसको अपनी सदस्यता उस सदन से छोड़नी पड़ेगी। ये पॉइंट होता है। ठीक है ना, लड़ाई तो कोई भी कर सकता है, लड़ कोई भी सकता है, लेकिन उसको सदस्यता छोड़नी पड़ेगी अगर वो उस सदन में है तो।
नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। पुनः निर्वाचन की जो योग्यताएं रखता है वो आपका कौन होता है, 241 का ऑप्शन डी अर्थात अनुच्छेद आपका 57 होता है। ठीक है, अनुच्छेद 57 आपका होता है जो पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जाता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव जो होते हैं उनका जो विवाद होता है उसका जो निपटारा करता है अर्थात वो विवाद को कौन सॉल्व करेगा, तो वो करेंगे आपके भारत के सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय ही राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद को व्याख्यान कह सकता है। ठीक है, और अंतिम निर्णय उसका मान्य भी होगा। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि यदि 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है, राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपनी पद पर रहता है, कब रहता है, कब से रहता है, तो वह अपने पद ग्रहण के दिन से, अपने पद ग्रहण के दिन से वो 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। और अगर उसको पहले ही अगर त्यागपत्र देना चाहता है तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कर आपसे कि भारत के उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करते हैं, भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र, यहाँ पर राष्ट्रपति की बात हो रही थी, तो भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करके देते हैं, तो आपको देते हैं आपके ऑप्शन राइट आपका बी उपराष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देते हैं और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है ना, एक पॉइंट याद रखना कि जब राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं, ठीक है, तो उपराष्ट्रपति को देते हैं, लेकिन जो लोकसभा अध्यक्ष है, ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है उसको संबोधित करना पड़ता है। ये पॉइंट याद रखना कि उपराष्ट्रपति तुरंत लोकसभा स्पीकर को संबोधित कर देते हैं अर्थात उनको बता देते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे कि भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, तो किस प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं या कौन हटा सकता है, तो वो हटा सकते हैं 245 का ऑप्शन डी अर्थात संसद द्वारा कर सकते हैं। ठीक है, संसद के द्वारा हटाया जा सकता है। और संसद में कौन होते हैं, तो आपके लोकसभा होते हैं और राज्यसभा, और दोनों के ही 2/3 बहुमत जब तक पारित नहीं होगा तब तक यहाँ पर राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगेगा। और महाभियोग आपका होता है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है, तो अभी हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग राष्ट्रपति पर लगाया जाता है और आपके 2/3 बहुमत दोनों सदन से पारित होना आवश्यक होता है। नेक्स्ट कह रहा है आपसे यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है, अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है लेकिन उनको हटाना चाहते हैं, अगर उन्होंने क्या किया हो, अगर कह सकते हैं कि संविधान का उल्लंघन किया है तो उनको हटा सकते हैं, लेकिन किस विधि द्वारा, तो आपके महाभियोग द्वारा उन्हें हटा सकते हैं। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट कर आपसे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है, तो देखिए महाभियोग जो लगाया जाता है तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा लगा सकते हैं अर्थात ऑप्शन आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन द्वारा भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में से भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसे है। ठीक है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का अधिकार किसको दिया है, तो आपका हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर, संसद के दोनों सदनों को अधिकार प्राप्त है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन गण का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग अधिकरण का भाग नहीं है, अर्थात उसका निर्वाचन तो कर सकते हैं लेकिन महाभियोग में भाग नहीं ले सकते। तो ये आपके कौन है भाग नहीं ले सकते हैं, तो ऑप्शन आपका डी अर्थात राज्यों की विधानसभाएं। ये आपके जो विधानसभाएं होती हैं, ठीक है, राज्यों की विधानसभाएं, ये महाभियोग में भाग नहीं लेती लेकिन इनके निर्वाचन में भाग लेती हैं, क्योंकि अभी हमने बताया था लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और दिल्ली पुदुचेरी के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो आपके भाग लेते हैं किसमें, चुनाव में, लेकिन महाभियोग में सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा ही भाग लेते हैं और किसी भी सदन से महाभियोग लगा सकते हैं।
नेक्स्ट कह रहा है आपसे, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु या त्यागपत्र अथवा हटाए जाने पर पद में हुई रिक्ति को भरने की समय सीमा क्या, अर्थात मान लीजिए कि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसको पद को हम लोग कब तक भर सकते हैं, तो इसको एक समय दिया जाता है, अर्थात उतने समय तक भर सकते हैं। ऑप्शन राइट आपका डी, अर्थात 6 माह के अंदर वो भर सकते हैं। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि मृत्यु कामा त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो उस पद का कार्यभार कौन संभालेगा। अभी हमने बताया कि त्यागपत्र अथवा मान लीजिए मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में पद खाली हो जाता है, तो उस पद का कार्यभार जो संभालेंगे वो आपके संभालेंगे आपके उपराष्ट्रपति, ठीक है, उपराष्ट्रपति। और ये 6 मंथ ही संभाल सकते हैं और 6 मंथ के अंदर ही उनका चुनाव होना भी अनिवार्य भी हो जाता है, अर्थात 6 माह में उनका सीट का निर्वाचन हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब निम्न में से कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति बनेगा। लीजिए आपकी स्थिति आ गई है कि राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति का पद नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपके राष्ट्रपति के पद पर आपका कौन आएगा। तो ऐसी स्थिति में कौन आएंगे, तो आपके सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो आएंगे, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। मान लो राष्ट्रपति जो चले गए हैं, उपराष्ट्रपति नहीं है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश नहीं है, तो अब कौन आए गए, तो देखिए आपके सुप्रीम कोर्ट पे आपके 31 न्यायाधीश होते हैं कुल मिला के, ठीक है। तो एक तो आपके मुख्य न्यायाधीश हो गए, बचे आपके 30। तो इन 30 में जो आपका सबसे ज़्यादा उम्रदराज होगा उसको उस पद पर लाया जाएगा, ठीक है। और 30 में तो ऐसा नहीं है कि वहाँ बीमारी आ गई और 30 सबको चले गए हैं, ठीक है ना, समझ गए ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है, अर्थात भारत की कार्यपालिका जो अध्यक्ष होता है वो आपका कौन होता है, आपका ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, आपके राष्ट्रपति होते हैं अनुच्छेद 53 के तहत, ठीक है, अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका के अध्यक्ष आपके राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है आपसे कि संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में है, तो अभी हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास संघ की कार्यपालिका की शक्ति होती है, अनुच्छेद 53 के तहत होती है, ठीक है, अनुच्छेद 53। और भारत में एक राष्ट्रपति होगा, ये अनुच्छेद 52 आपका कहता है। नेक्स्ट कर आपसे भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित थीं, तो समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियां निहित थीं वो किस पर निहित हैं आपके, तो 256 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, अर्थात राष्ट्रपति पर आपकी ये शक्तियां निहित हैं। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है, तो अधिशासी शक्तियों को जो निहित किया गया है किसमें किया गया है, तो आपका ऑप्शन राइट आपका 257 का हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति पर किया है, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया जाता है, ठीक है, ये किस आपके अनुच्छेद के तहत होता है, तो ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा 258 का डी नंबर, अनुच्छेद 44वें के तहत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है ये संशोधन आपका है, ठीक है, किस संशोधन, अर्थात 44वें संशोधन हुआ था, ठीक है, अनुच्छेद नहीं है, 44वें संशोधन के तहत आपका ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकता है, तो ये कर सकता है आपका सी, अर्थात केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति आप कह सकते हैं कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है, क्योंकि लोकसभा को भंग करने का अधिकार किसको है, आपके राष्ट्रपति पर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति की जो अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकता है कौन, तो यहाँ पर आपका कौन कर सकता है, तो भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं आपके 260 ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर हो जाएगा कौन, तो डी, अर्थात मंत्रिपरिषद के सलाह पर वो कर सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर, भारत के राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर लोकसभा को भंग कर सकते हैं।
नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। अभी ये क्वेश्चन पूछा गया था टेट में, ठीक है ना। आहूत मतलब होता है बुलाना, ठीक है। ये जो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को बुलाते हैं अनुच्छेद 108 के तहत, तो वो बुलाते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति। 261 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा ए नंबर, राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित में से संबंधित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। कौन नहीं सही है, यहाँ पर देखिए भाई 4 ऑप्शन पढ़कर देखिए कौन आपका सही नहीं है। तो देखिए 62 में आपका जो ऑप्शन दिख रहा है आपका बी, ठीक है, कह रहा है वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है। ये बात गलत है आपकी, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा जो कि कह सकते हैं गलत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह आपका कौन है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति को पॉकेट वीटो मतलब कि कुछ वीटो पावर हैं जिनको प्राप्त किए गए हैं, ठीक है ना। ये तीन आपके वीटो पावर हैं जिनको प्राप्त किए गए। तो वीटो पावर में आपका जो पॉकेट वीटो है इसका प्रयोग कब किया था, तो 263 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी, अर्थात भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर आपके पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है। अर्थात यहाँ कह सकते हैं कि दोनों ही सदन ने पारित कर दिया है फिर भी ये बिल अपनी स्वीकृति पर रोक सकता है, ये किस अनुच्छेद के तहत। तो ये अनुच्छेद आपका कौन हो जाएगा, अनुच्छेद आपका डी, अर्थात अनुच्छेद 111 के तहत आपका कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है तो निम्नलिखित में से किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो आपका वही हो जाएगा 265 का ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, राष्ट्रपति को होता है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश में बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजता है तब राष्ट्रपति ने अपनी भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति देता है। ये जो सहमति देता है वो आपका अनुच्छेद 123 के तहत, अर्थात जो अध्यादेश संबंधी आपने नाम सुना होगा 123 के तहत वो अध्यादेश जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है। तो राष्ट्रपति भाई किसकी नियुक्ति करता है, तो यहाँ पर जो कह सकते हैं कि भारत का महान्यायवादी को भी करता है, ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक को भी करता है, राज्य के राज्यपाल को भी करता है। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है, ठीक है। तो किसकी नियुक्ति नहीं करता है, तो देखिए यहाँ पर 268 में प्रधानमंत्री तो करता है, राज्यपाल के भी करता है, मुख्य निर्वाचन के भी करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नहीं करता है। उपराष्ट्रपति आपके जो कह सकते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचन के द्वारा आपके बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। फिर से पढ़ लीजिए, संविधान असाधारण परिस्थितियों में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कर्तव्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकता है। ये अनुच्छेद किस में वर्णित किया गया है, ये अनुच्छेद आपका हो जाएगा जो कि अनुच्छेद 160, ठीक है, अनुच्छेद 160 के तहत आपका निर्वहन कर सकता है। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, अर्थात भारतीय संविधान जो है वो राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। क्या नहीं देता है, तो ये आपका नहीं देता है राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति, वो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है। तो उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श भी ले सकता है, और ये क्वेश्चन आपका बार बार पूछा गया है। ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर सी हो जाएगा, अर्थात अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति क्या कर सकता है, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने की शक्ति उसे प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है यहाँ पर कि भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह
ठीक है। क्षमा करने का तो अधिकार प्राप्त है उसको, आपातकाल को भी है, अध्यादेश को भी है। तो भाई इसमें से जो आपका सर्वोत्तम चुना जाएगा प्रश्न आपका यही माना जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। इसको ये नहीं हटा सकता है, तो हटाते कैसे हैं, तो आपके महाभियोग प्रक्रिया द्वारा यहाँ पर हटाते हैं। हमने बताया था सर्वोच्च न्यायालय हो गया, आपके जो आपके कैग होते हैं महान्यायवादी, इनको हम लोग महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटा सकते हैं, लेकिन नियुक्त करते हैं आपके भारत के राष्ट्रपति ही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है, अर्थात जो राष्ट्रपति को क्षमा देने की शक्ति प्रदान की गई है वो किस प्रकार की शक्ति है। यह आपकी एक न्यायिक शक्ति है। क्या है, एक न्यायिक शक्ति है जो अनुच्छेद 72 के तहत उसे क्षमादान कर सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 71 होता है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी जो विवाद होते हैं आपके सुप्रीम कोर्ट पर, अर्थात यहाँ पर कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय पर ही सॉल्व होते हैं, ठीक है ना, अनुच्छेद 71 के तहत। और अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमादान कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति का नहीं है। तो राष्ट्रपति का ये संवैधानिक अधिकार नहीं है, ऑप्शन बी, कि वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना। ये आपका अधिकार नहीं प्राप्त किया गया है कि वित्तीय बिल अगर है तो राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, ठीक है, पुनर्विचार हेतु लौटाना ये नहीं आपका है। नेक्स्ट कर आपसे कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। काफ़ी बड़ा मुद्दा होता है इस क्वेश्चन में कि जो संसद के लिए राष्ट्रपति का जो अभिभाषण कौन तैयार करता है, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति का जो अभिभाषण तैयार करता है वो तैयार करते हैं, ऑप्शन आपका डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल होते हैं जो राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करता है, याद रखना, बहुत बच्चे संसद लगा के आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, तो राष्ट्रपति आपके जो कह सकते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ये आपके कहाँ से संबंधित हैं, ठीक है, किस राज्य से संबंधित हैं, ये आपके बिहार से थे। कहाँ से, बिहार से संबंधित थे। आपके जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे ये आपके बिहार से थे, इस प्रकार से यहाँ पर बिहार से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि सर्वसम्मत से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, अर्थात सर्वसम्मति से जो निर्वाचित हुए थे आपके यहाँ पर 270 का ऑप्शन आपका डी, आपका संजीव रेड्डी, ठीक है, संजीव रेड्डी। ये कह सकती हूँ कि आपके पूरी तरीके से दूसरे के विरोधी नहीं थे और ये जीत गए थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा, अर्थात राष्ट्रपति पर गया लेकिन उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहे थे, वो आपके कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में थे और डायरेक्ट वहां पर पहुंच गए। तो 278 का ऑप्शन राइट आपका हो जाएगा सी, नीलम संजीव रेड्डी हैं। ये आपके उपराष्ट्रपति न होने के बावजूद भी आपके राष्ट्रपति के पद पर आसीन हुए, ठीक है। तो यहाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंध रहा है। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित ये आपके राष्ट्रपति में कौन रहे हैं, तो 279 का ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर ए, वीवी गिर थे, ठीक है, वीवी गिर ऑप्शन राइट आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। आप सबको पता है कि मिसाइल जो आपके भारत में एक कह सकते हैं कि लॉन्च करने के लिए या कह सकते हैं जन्मदाता कहते हैं उनको, तो इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। 280 का ऑप्शन राइट किसको, तो आपके बी अर्थात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है। इन्हीं के नेतृत्व में आपकी पहली मिसाइल का प्रक्षेपण किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है, ठीक है ना। ये मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और इन्होंने राष्ट्रपति के रूप में कार्य भी किया है। ये आपकी कौन है, तो आपके जस्टिस एम हिदायतुल्लाह, ये आपके कह सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं और आपके राष्ट्रपति के रूप में भी कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या है, अर्थात स्वतंत्र की बात कह रहा है गणतंत्र की, ठीक है। भारतीय गणतंत्र के रूप में इनका जो क्रम है वो आपका क्रम हो जाएगा आपका यहाँ पर 14वां स्थान, ठीक है, 14वां स्थान इनका, 14वां नंबर। नेक्स्ट कर आपसे यहाँ पर कि एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है
कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ठीक है, कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? ये आपका 283 का ऑप्शन बी, अर्थात जब राष्ट्रपति अपनी सहमत दे देता है तब को वो अधिनियम बन जाता है। ये क्या होता है आपको समझा दें कि मान लीजिए हमको कोई बिल पारित कराना है तो वो जो पत्र होता है उसे विधेयक कहते हैं, या प्रस्तुत किया गया जो भी आपका होता है उसे विधेयक कहते हैं, और अगर राष्ट्रपति इसे पारित कर देता है तो आपका वो अधिनियम बन जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट कर आपसे कि निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? और किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में अनुसूचित जाति है या अनुसूचित नहीं है फिर भी उसे अनुसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार दिया गया है, तो वो दिया गया है आपके राष्ट्रपति को। ऑप्शन राइट आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है? या जो युक्ति या कह सकते हैं ये शब्द जो लागू है वो किस पर आपका है? तो ऑप्शन आपका बी, राष्ट्रपति पर लागू होती है। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट करें आपसे यहाँ पर कि भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? बिहार का राज्यपाल रह चुका है कौन? तो यहाँ पर आपका 286 का ऑप्शन राइट आपका क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका हो जाएगा 286 का सी, अर्थात डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। अब आपको यहाँ पर पढ़ना है उपराष्ट्रपति से संबंधित जो आपका नेक्स्ट पार्ट होगा वो होगा आपका उपराष्ट्रपति। जरूर पढ़िएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जितने भी अभी तक हमने पॉलिटी और संविधान से वीडियो बनाए हैं सभी वीडियो की जो लिंक है इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, मान लीजिए इतना ही हम क्वेश्चन दे रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन इसका मिल जाएगा भरपूर, कि भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो आपका कौन करते हैं? ठीक है, कौन करते हैं? आपको अगर आ रहा है तो कमेंट करिएगा, नहीं तो नेक्स्ट पार्ट का वेट करिए, आपको उपराष्ट्रपति से संबंधित आपका जरूर देखने को मिलेगा। तो हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।